बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उम्मीद है आप लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की जो ख़बरें हैं वो नहायत दिलचस्प और बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि SIAFC का जो आज इजलास तलब किया गया है उसमें आली अमीन गंडापुर को शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और उनको काफ़ी रुकावटें का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने उसमें शिरकत की है और उसमें भरपूर हिस्सा लिया है। दूसरी खबर जो है वो आपको मरीम नवाज़ के साहब के हवाले से देंगे कि जो उनकी अपनी सीट है, जो सूबाई सीट है जिस पे वो CM बनी खड़ी हैं, पंजाब का CM बनी हुई हैं, उसके ऊपर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और जो उसके ऊपर इख्तिलाफ़ात आ चुके हैं उसके हवाले से आपको बताएंगे। और जो तीसरी खबर है वो जो वो इस्लामाबाद के हवाले से है। जो डी चौंक में आपको पता ही होगा कि 3 से 4 रोज़ कबल एक गाड़ी सवार ने मुजाहिरीन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस हादसे में तकरीबन 4 से 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे और 2 से 3 अफराद हलाक हो गए थे। तो ये आज की आपको बताता चलूँ बेन बड़ी खबरें हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको फिर फौरी मिलती रहे। सबसे पहले खबर जो है वो मैंने आपको बताया जो SIFC की है, जो कि नहायत अहमियत की है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी पूरी मैशियत जो पाकिस्तान की है वो डिपेंड करने लग गई है। क्योंकि अब जो भी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये SIFC है क्या। SIFC जो इदारा है वो फ़ौज की तरफ से कायम किया गया है, जो डायरेक्ट फ़ौज की निगरानी में है। इसमें किसी भी कह लें सिविल बंदे का कोई लेना देना नहीं है। ये टोटल आर्मी के अंडर ही आता है। टोटल आर्मी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कह लें वो भी इसी अकाउंट के अंदर कह लें इसी में ही आया करेंगी। और जो बड़ूने मुल्क से किसी किस्म के भी इन्वेस्टमेंट आई करेगी वो भी इसी खाते में आई करेगी और इसी अकाउंट में आई जाएगी। तो इसके हवाले से इजलास तलब किया जाता है कि इसमें जो सरमायाकारी की जा रही है, मतलब जो बैरून मुल्क से लोग सरमायाकारी कर रहे हैं उसको पैसे को किन किन सूबों में और किन किन शोबात में खर्च किया जाए, इस हवाले से मीटिंग को बुलाया जाता है। हर सूबे के वज़ीर आला को बुलाया जाता है। इसमें वज़ीर आज़म भी शिरकत करते हैं और आर्मी चीफ भी शिरकत करते हैं, ताकि तब सबकी रहनुमाई से, सबकी सलाह मशवरे से फ़ैसले लिए जाएँ कि सारे जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बैरून मुल्क से, हमें जैसे सऊदी अरब से आ रही है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसको कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में और किस सूबे में ज़्यादा खर्च किया जाए। तो इसके हवाले से ये 10वां इजलास था। पहले मैं आपको जो खबर आई है वो बताता चलूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले SIFC इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। SIFC इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तवानाई अवैस लगाड़ी और दीगर शरीक हैं। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी शरीक हुए। चारे सूबा के चीफ सेक्रेटरी इजलास में मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसमें तमाम वज़राओं को शामिल किया जाता है, पूरे जो स्टेट के स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको शामिल किया जाता है, ताकि इनके सलाह मशवरे से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब को KP के जो वज़ीर आला उनको इस मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। उनको काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ा था और उनको काफ़ी रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सियासी मतलब मकासद को साइड पर रखते हुए इसमें शिरकत की है और तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको पीछे छोड़ते हुए भरपूर इसमें अपनी शिरकत का इजहार किया। क्योंकि उनके अलावा भी वो तो शिरकत करना चाह रहे थे क्योंकि उनके सूबे की अवाम के फ़ैसले होने थे, लेकिन इसके अलावा जैसे कह लें आप पता तारड़ साहब हैं, उन्होंने भरपूर इनको धमकियाँ लगाई कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, आप इसमें शिरकत ना करें। उन्होंने इनको मतलब काफ़ी अंडर प्रेशर किया, लेकिन अता तारड़ साहब की इन धमकियों का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने सूबे की अवाम के लिए इसमें शिरकत की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मादनियात हैं वो KPK में पाई जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बिजली के पावर प्रोजेक्ट हैं वो भी हमें KPK से ही मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सूबे के जो इतना अहमियत का हामिल है और उसका वज़ीर आला इसमें शिरकत ना करे। और इसके बाद आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने भी इस जो इजलास है उसमें शिरकत की है और उसकी सदारत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब इन्होंने मिलके इसकी कह रहे सदारत की है। इसके अंदर अब जो अपडेट्स हैं वो मज़ीद आगे आएंगी कि इसके अंदर किन किन
पॉइंट्स पर क्या डिस्कशन की गई है वो आगे आपको मैं अपडेट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अली अमीन गंडापुर साहब इसमें शिरकत कर गए हैं। दूसरी खबर जो है वो मरियम साहब के हवाले से है। आपको पता है मरियम साहब की जो नशिस्त है उसका काफ़ी अरसे से मसला बना हुआ है कि वो, आपको पता है उन्होंने फार्म 45 के मुताबिक तो अपने जीत निकाल ली है, लेकिन जो फार्म 47 है उसके मुताबिक वो हार रही हैं। लेकिन इसका जो कह लें अब जो आने लगे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जो मैर शराफत अली साहब हैं वो हार मारने को तैयार नहीं है। मैर शराफत अली साहब ने मरियम नवाज़ की जो सीट है उसको चैलेंज कर दिया है और ये 20 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया है लाहौर में। इसकी अब 20 तारीख को समाअत की जाएगी इसके ऊपर, और दोनों फ़रीक़ैन को बुला लिया गया, मैर शराफत अली साहब को भी और सरकारी जो है, क्योंकि आपको पता है मरियम साहब ने तो अपना हल्फ उठा लिया हुआ है और वो CM साहब, तो उन्होंने भी जो सरकारी वकील हैं वो भी आएंगे। और मैर शराफत अली साहब अपने भी फॉर्म्स हैं 45 हैं उनके पास, जो हर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट का होता है वो उनके पास भी मौजूद है, और वो अदालत में पेश करेंगे। तो देखें इसके बारे में क्या फ़ैसला आता है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि अगर जज साहब ने मुनसफ़ाना फ़ैसला किया तो मरियम नवाज़ से ये सीट ना सिर्फ छीनी जाएगी, बल्कि उनकी जो वजारत आला है जो वो बनी फिर रही हैं एक गैर कानूनी वज़ीर आला, वो भी उनसे छीन ली जाएगी। इसके बाद जो तीसरी खबर है हमारी वो इस्लामाबाद के हवाले से है। इस्लामाबाद में कुछ प्रोटेस्टर तकरीबन एक हफ़्ता पहले फ़लस्तीन के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और तकरीबन ये रात 2-2:30 बजे का टाइम होगा कि एक नामालूम अफराद गाड़ी पर आया और उसने सोए हुए प्रोटेस्टर पे, 2:30 बजे का टाइम था, आपको पता है सारे सो रहे थे प्रोटेस्टर डी चौक में, तो उनके ऊपर गाड़ी चला दी। तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान 2 अफराद थे, वो मौके पर ही डेथ हो गई, और तकरीबन 30 से 40 साल की उम्र के जो नौजवान थे वो काफ़ी ज़ख्मी हुए और वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। लेकिन जो 40 से 50 साल के आदमी थे वो जो डेथ हुई है उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया, और मुकदमे में उन्होंने जो कहा अपील की है कि हमें इसकी इंसाफ दिए जाए। लेकिन आपको पता ही होगा कि जैसे कि अभी इस्लामाबाद एक बहुत ही सिक्योर सिटी समझा जाता है, काफ़ी CCTV कैमरे लगे होते हैं उसमें, और एक कहते हैं स्मार्ट सिटी इसको हमने बना दिया है। उस स्मार्ट सिटी का आपको अगर हाल बताते चलें तो 2-2.5 से 3.5 के दरमियान जो फुटेज है वो स्मार्ट कैमरास की वो गायब कर ली गई है, और उसके दौरान किसी की भी मतलब दिखाई नहीं जा रही कि वो फुटेज कहाँ गई है, किधर गई है, किस किस्म के उस तरह क्या वाक़या पेश आया, किसी किस्म की कोई भी नहीं। 2:30 से 3 के दरमियान कह लें कैमरे ऑफ कर दिए गए हैं। लेकिन जो उधर से खबरें आई हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, क्योंकि उसमें जो नाम आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। हाजिर सर्विस से एक लेफ्टिनेंट है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, और कह रहे कि वो हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनकी काफ़ी असर वसूख पाया जाएगा। लेकिन कह रहे कि जब उनके बेटे का नाम आया तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि मिलिट्री फोर्सेस आ गई, जो पाक फौज की अपनी फ़ोर्स है वो उसको ले गई हैं अपने साथ, क्योंकि वो मिलिट्री का आदमी था, उसको अपने साथ ले गई हैं, और उन्होंने उसको अपनी अदालत में कहा कि हम इसका ट्रायल करेंगे और इसको अपने अदालत में इसको पेश करेंगे, और जो भी इसका मुकदमा होगा वो हमारी अदालत में चलेगा। आप बताएं इसका क्या बन सकता है, क्योंकि वो तो बड़ा हाल उसको ले गए। लेकिन ये एक कह लें खौफ की फ़िज़ा कायम की गई है इस्लामाबाद में कि जो भी फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करेगा, जो बाहर निकलेगा, उसके साथ यही सलूक किया जाएगा और उसको मतलब गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में उसका इज़हार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।